हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की यूनिट 3, जिसमें हम प्राइसिंग डिसीजन को कवर करेंगे। और यूनिट 3 आज हमारी पूरी हो जाएगी। जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स, वो सभी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में। इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात हो रही है। तो प्राइसिंग डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम क्या प्राइस सेट करें। इवन व्हेन अ कंपनी ऑपरेट ओनली इन अ डोमेस्टिक मार्केट, भले ही कोई कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही व्यापार क्यों ना कर रही हो, काम क्यों ना कर रही हो, उसके लिए भी मुश्किल होता है कि क्या प्राइजेस सेट किए जाएं। तो जब डोमेस्टिक मार्केट में ही इतना मुश्किल होता है, तो सोचिए इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या प्राइस सेट करेंगे, तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। And the difficulty is still greater in international markets. तो multiple currencies, trade barriers, additional cost consideration and longer distribution channel make price determination more complex. तो बोला गया है हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचने जा रहे हैं। तो उन देशों की, उन कंट्री की जो करेंसीज़ होंगी वो अलग अलग होंगी, मल्टीपल करेंसीज़ होंगी, है ना। ट्रेड बैरियर्स होंगे हर जगह, हर कंट्री के। और अदर एडिशनल कॉस्ट भी हो लगेगी, लाइक आपके कस्टम ड्यूटीज़ आप बोल सकते हैं इसको। और लॉन्गर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो और ज़्यादा लॉन्गर होगा, यानी कि और ज़्यादा इसमें इंटरमीडियरीज़ होंगे। तो जिस वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज़ पुट इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द प्राइसिंग सिस्टम ऑफ कंपनीज। तो जब बिज़नेस का ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि हमने जब इंटरनेशनली बिज़नेस करा, मतलब तो इससे हुआ क्या, इससे प्राइसिंग सिस्टम पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, इंक्रीज बढ़ा, यानी कि एंड कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा कि क्या प्राइजेस सेट किए जाएं। विच एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स, मतलब ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हुई, उनके लिए उनके प्राइसिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड दीज कंपनी हैव टू अडेप्ट देयर प्राइसिंग स्ट्रक्चर एज दे ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग प्योरली डोमेस्टिक प्लेयर टू एक्सपोर्टर्स। तो अब ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने अडेप्ट किया अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्लेयर्स तो हैं ही ऑलरेडी, यानी कि अपने होम कंट्री में तो ये बिज़नेस कर ही रहे हैं। उसके बाद ये एक्सपोर्टर बने, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करी, एंड ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरर्स भी, है ना। तो इन्होंने अपना एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है वो अडेप्ट किया। तो अर्लियर पहले क्या होता था, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स जो भी इनके द्वारा यूज़ किया जाता था मे नो लॉन्गर बी एप्रोप्रिएट इन कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मतलब वो सही नहीं होता था। और क्यों सही नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ की कंट्रीज़ भी होंगी जो ऐसा ही प्रोडक्ट्स बना रही होंगी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था, जिस वजह से वो जो सिस्टम प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता था, कॉम्प्लेक्स बन जाता था। तो जितने ज़्यादा ग्लोबल प्लेयर्स होंगे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटर्स होंगे, रैपिड चेंजेस आएंगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तेज़ी से बदलाव आएंगे, कम्युनिकेशन हाई स्पीड होगा बिटवीन मार्केट्स। तो यही सब बोला गया है इंटरनेशनल प्राइसिंग के बारे में। उसके बाद कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट हैव टू आइडेंटिफाई। तो अब जो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, उनको क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1, द बेस्ट अप्रोच फॉर सेटिंग प्राइजेज वर्ल्ड वाइड, कि अगर उनको वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है तो उनको एक बेस्ट अप्रोच आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी प्राइजेस सेट करने की।
Number two, the variables, those are important in determining price in international markets. ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, तो उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना. नंबर थ्री, द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दैट नीड टू बी गिवन टू ईच वेरिएबल. जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं उस चीज़ पर इम्पोर्टेंस, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना. और द वेरिएंस इन प्राइसेस अक्रॉस मार्केट्स, मतलब क्या क्या डिफरेंस पाए जा रहे हैं मार्केट्स में. जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या वेरिएंसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई आप अपना प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हो और आपकी कॉम्पेटिटर कंपनी उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेच रही है, तो उस चीज़ के वेरिएंस को आइडेंटिफाई करना. वेरिएंस इन प्राइसेस अक्रॉस कस्टमर टाइप्स, तो कस्टमर टाइप्स के अकॉर्डिंग भी जो प्राइसेस में वेरिएंस है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कस्टमर जो है किस प्राइस को प्रेफर कर रहा है. एंड फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाई डिटरमाइनिंग ट्रांसफ़र प्राइजेस, तो जो भी फैक्टर्स हैं ट्रांसफ़र प्राइजेस को डिटरमाइन करने में वो भी कंसीडर किए जाने चाहिए. अब आते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमें गिवन है 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं. तो 3 होते हैं, कौन कौन से. नंबर 1 प्राइस फैक्टर, नंबर 2 नॉन प्राइस फैक्टर, नंबर 3 गवर्नमेंट फैक्टर्स. तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस फैक्टर्स की. तो प्राइस फैक्टर का मतलब क्या, जो इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करे. तो इट इंक्लूड 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर. प्राइस फैक्टर में भी 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड होंगे, जैसे कि कॉस्ट, डिमांड और कंपटीशन. तो प्राइस फैक्टर में ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएंगे. पहला कॉस्ट, दूसरा डिमांड, तीसरा कंपटीशन. तो बोला गया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से दैट वन और अनदर ऑफ दीज फैक्टर डिटरमाइन प्राइस, रेदर ऑल द फैक्टर गिव इक्वल सपोर्ट टू डिटरमाइन प्राइस. तो बोला गया है कि इन तीनों ही फैक्टर्स जो है ये सपोर्ट करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन में, और कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको आप यूज़ करके डिटरमाइन कर लेंगे प्राइस. आपको तीनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिटरमाइन करना होगा. तो नंबर 1 आता है कॉस्ट, जो कि हम जानते ही हैं पॉपुलरली बिलीव्ड दैट प्राइस डिपेंड अपॉन द कॉस्ट, कि भाई हमारे को प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आई है ना. और कॉस्ट इज़ दी ओनली वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. कॉस्ट भी एक तरीके से हमें पता लग जाता है ना कि हाँ भाई हमें इतनी कॉस्ट चाहिए और इसके तो ऊपर ही हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है. तो ये ओनली वन फैक्टर होता है जो एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है. प्रोड्यूसर हैज़ टू इनकर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच में भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, हम जानते हैं. एंड डिटेल स्टडी ऑफ दिस कॉस्ट हैव टू बी मेड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस. तो कॉस्ट की डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है जब आप एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर रहे हो उससे पहले. नंबर 2 डिमांड एक अनदर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल प्राइसिंग को. इंटरनेशनल मार्केट में फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड आर डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर इन डोमेस्टिक मार्केट. हम जानते हैं इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट की डिमांड अलग होगी और डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड अलग होगी, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है. कस्टम्स एंड टेस्ट ऑफ फॉरेन कस्टमर में डिफ़र वाइडली. ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि फॉरेन कस्टमर्स के टेस्ट, फॉरेन कस्टमर की जो कल्चर है वो अलग होता है. सो प्रोडक्ट मस्ट बी अडेप्टेड टू द नीड ऑफ फॉरेन कस्टमर. प्रोडक्ट ऐसा ही होना चाहिए जो फॉरेन कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करता हो, और अगर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली होगा तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए. और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन हाउ द प्रोडक्ट हैज़ बीन अडेप्टेड बाय द सप्लायर. तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि कैसे जो है सप्लायर के द्वारा प्रोडक्ट को अडेप्ट किया जा रहा है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक अनदर फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है. और अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो रिडक्शन इन प्राइस में इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम. कि अगर आप देखो इलास्टिक है डिमांड, अगर इलास्टिक है प्रोडक्ट की, तो अगर आप प्राइस अपने प्रोडक्ट का कम भी कर दोगे तो इससे आपकी सेल वॉल्यूम यानी कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी.
और अगर यही आपकी जो है डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगर आप हाई प्राइस चार्ज करोगे तो लिखा हुआ है हायर प्राइस में बी फिक्स इफ़ द डिमांड इज़ इन इलास्टिक, कि आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो अगर डिमांड इन इलास्टिक है। डिमांड इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप प्राइस बढ़ाओ, आप प्राइस कम करो, डिमांड उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। जिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई लिमिटेड होती है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है, यानी कि उसका प्राइस चाहे आप घटाओ चाहे आप बढ़ाओ, डिमांड उतनी ही रहेगी। कंपटीशन की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपटीशन इन फॉरेन मार्केट में बी सो सेवरे दैट इट कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्टर टू फॉलो द मार्केट लीडर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। कंपटीशन अगर फॉरेन मार्केट में हो रहा है तो ये और ज़्यादा जो है कंपेल करेगा एक्सपोर्टर को, यानी कि ये कहते हैं ना, एक्सपोर्टर को मजबूर कर देगा कि वो मार्केट लीडर को ही फॉलो करे, है ना। जो भी मार्केट में लीड कर रही है कंपनी उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है। तो कंपटीशन में भी आइदर ब्रांड टाइप हो सकता है, फंक्शनल टाइप हो सकता है। ब्रांड टाइप का मतलब होता है ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन, है ना। और अदर साइड बात करें फंक्शनल कंपटीशन में, तो ये इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ट्राई टू डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट का कार्य क्या है ना। अपने प्रोडक्ट को वो कॉम्पेटिटर के प्रोडक्ट से कैसे अलग बनाएगा, कार्य फंक्शन के रूप में। इधर बाय अल्टरिंग इट्स पैकेजेस, वो क्या कर सकता है, उसके पैकेज को ऑल्टर कर सकता है, एट्रीब्यूट्स और ज़्यादा उसमें कुछ ऐड कर सकता है प्रोडक्ट में। तो बोथ टाइप ऑफ फंक्शन अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजन। दोनों ही टाइप के जो कंपटीशन होते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। ये तो थे प्राइस फैक्टर। अब हम बात करेंगे नॉन प्राइस फैक्टर्स क्या होते हैं। तो नॉन प्राइस फैक्टर्स, नंबर 1 इम्पोर्टर्स कॉन्फिडेंस। इम्पोर्टर क्या होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बाहर से अपने देश में मंगा रहा है। तो इम्पोर्टर ऑफ डेवलप्ड कंट्री डू नॉट रिलाई ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन डेवलपिंग कंट्री। तो अब कोई इम्पोर्टर है, वो है डेवलप्ड कंट्री का, लाइक हम एग्जांपल लें यूएसए का कोई इम्पोर्टर है, तो क्या वो किसी डेवलपिंग कंट्री के द्वारा बनाए गया प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा करेगा? इन द सेंस कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या यूएसए का जो एक इम्पोर्टर है वो इंडिया के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर रिलाय करेगा? और नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ मच बेटर, भले ही उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर ही क्यों ना हो, तो इसीलिए जो डेवलपिंग यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसी को, तो इंडिया का अगर कोई एक्सपोर्टर है उसको लोअर प्राइस ही फिक्स करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो फॉरेन मार्केट में एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद आता है हमारा ब्रांड इमेज। तो प्राइस विच अ फर्म में चार्ज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इमेज ऑफ द फर्म। अब एक फर्म जो भी प्राइस चार्ज कर रही है वो जो है उस पर डिपेंड करता है कि उस फर्म की इमेज क्या है और कंट्री क्या है बेसिकली, कि भाई वो फर्म कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है और उस फर्म की इमेज क्या है। तो उस पर डिपेंड करेगा प्राइस, कि वो कितना प्राइस चार्ज करेगी प्रोडक्ट के लिए। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड इमेज में चार्ज हायर प्राइस। तो जिन ब्रांड्स जिन ब्रांड्स की इमेज काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है, अच्छी है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज डिसाइड द प्राइस। अच्छा, तो अगर कंज्यूमर परचेज करता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दे वेरी ऑफन थिंक ऑफ प्राइस। वेयर द आइटम इज ड्यूरेबल गुड, प्राइजेज इज नॉट द मटीरियल कंसिडरेशन। तो बोला गया है कि अगर कंज्यूमर परचेज कर रहा है कोई नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते, ऐसे गुड्स नॉन ड्यूरेबल होते हैं, तो वो क्या होता है प्राइस के बारे में सोचता है
है ना। लेकिन जब बात करें ड्यूरेबल गुड की, ऐसे गुड जो थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगे एंड उसमें जो है कंज्यूमर प्राइस को इतना जो है कंसीडर नहीं करता। लोग क्या करते हैं, रेडी रहते हैं कोई भी प्राइस पे करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरेबल आइटम्स का जो प्राइजेस है या आर्टिस्टिक आइटम्स या गिफ्ट आइटम्स की जो प्राइजेस है उनको आप हायर प्राइजेस पे बेच सकते हो। लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए आपको, क्योंकि कंज्यूमर सोचता है प्राइजेस के बारे में नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए, तो इसीलिए आपको प्राइजेस ध्यान से रखने होंगे। एसोसिएशन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी की बात करें तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड दैट द हायर प्राइस गुड्स कैरी अ मच ग्रेटर कन्विक्शन अबाउट क्वालिटी। तो बोला गया है क्वालिटी और प्राइस के बीच का एसोसिएशन, है ना। तो हम कॉमनली अंडरस्टूड ये है कि हायर प्राइस्ड के जो गुड्स होते हैं, यानी कि ऐसे गुड्स जिनका प्राइस काफ़ी हाई होता है, कैरी अ मच ग्रेटर कन्विक्शन अबाउट क्वालिटी। उसमें जो है ऑब्वियसली हाई प्राइस के गुड्स हैं तो उसमें हम जानते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी देन दी लोअर प्राइस गुड, कि भाई इस गुड्स का प्राइस कम है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस गुड का प्राइस हाई है तो इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट इसेंशियल, लेकिन रियलिटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिडक्शन इन प्राइस और फिक्सिंग अ लो प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अदर इज रिगार्डेड नॉट एज अ गुड स्ट्रैटेजी। तो बोला गया है कि प्राइस रिड्यूस करना या फिर लो प्राइस फिक्स करना इन कंपैरिजन टू अदर, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है अनलेस देयर आर चांसेस टू इंक्रीज सेल्स। हाँ, बजाय कि हो सकता है कि आप प्राइसेस अगर कम रखें अपने प्रोडक्ट का तो हो सकता है आपकी सेल ज़रूर बढ़ जाए, चांसेस हैं, लेकिन ऐसी ये जो है गुड स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। जिन गुड्स की कंटिन्यू सप्लाई हो रही है तो इट मीन्स कि उन गुड्स को की जो एज्यूम करेंगे कि भाई उन गुड्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और अगर ऐसी सप्लाई है तो बोला गया है एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट में एश्योर बेटर प्राइजेज। अगर सप्लाई हो रही है अच्छी खासी तो आप जो है बेटर प्राइजेज जो है उसके प्रोडक्ट के रख सकते हो। उसके बाद प्रॉम्प्ट डिलीवरीज की बात करें तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी में अट्रैक्ट द फॉरेन बायर टू पे इवन मोर। ऐसी डिलीवरीज जो बहुत ज़्यादा इमीडिएट हो जाती है, मान लो कंज्यूमर को उस गुड की पर्टिकुलर गुड्स की नीड है और उसकी डिलीवरी हम इमीडिएटली कर देते हैं, तो इससे क्या होता है फॉरेन बायर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा पे करने के लिए भी। स्टडीज़ made about generalized system of preference reveal that the reliability of product quality and delivery dates appear to be more important factor than price। कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसकी डिलीवरी टाइम पर हो जाती है, तो ये प्राइस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है और आप उन प्रोडक्ट्स के लिए हायर प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है क्वालिटी से खुश है, टाइम पे उनको चीज़ मिल रही है, जिससे कि क्या है वो ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी रहते हैं। सर्विस रेंडर्ड की बात करें तो वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के केस में बोथ बिफोर एंड आफ्टर सेल सर्विस काउंट मच मोर देन अ लोअर प्राइस। तो बोला गया है सर्विसेज जो भी आप उस प्रोडक्ट के लिए देते हैं, चाहे बिफोर सेल सर्विस दें चाहे आफ्टर सेल सर्विस दें, तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों को महत्व दिया जाता है बजाय कि प्राइस के। और बिफोर सेल सर्विसेज में लाइक हो गया एडवाइस करना, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, दिखा के उसको बताना कस्टमर्स को। ऑन दी अदर हैंड आफ्टर सेल सर्विस क्या हो सकती है कि अगर कोई फॉल्ट हो गया तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक कर देना। एजुकेटिंग, आप उस प्रोडक्ट के बारे में सिखा सकते हो कि ये इस तरीके से यूज़ होता है। फ्री सर्विस देना वारंटी पीरियड के दौरान, जो भी वारंटी पीरियड होगा उस प्रोडक्ट का। तो अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो, एक्सपोर्टर ये सर्विसेज दे रहा है फॉरेन मार्केट्स में, तो प्राइजेज़ में भी फिक्स कंपैरेटिवली हायर, तो आप प्राइजेज़ जो है अपना हायर रख सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद सप्लाई ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो इन कुछ केसेस में क्या होता है, तो प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट द एक्सपोर्टर इज इन ए पोजीशन टू सप्लाई कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। तो बोला गया है कुछ केसेस में कि प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं,
कि एक्सपोर्टर इज इन ए पोजीशन टू सप्लाई कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो एक्सपोर्टर है उस कंट्री में जो माल बेच रहा है ना, वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रेंज को सप्लाई कर पाए लार्ज क्वांटिटीज़ में। और अगर एक्सपोर्टर ऐसा कर सकता है तो वो हायर प्राइस भी चार्ज कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है, यानी कि रिसोर्सेज कम होते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट में ये बात की गई है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है और वो कोई बाहर कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो वो क्या है, एक्सपोर्टर हो गया, है ना। तो अब एक्सपोर्टर अगर अपने जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है उसकी कंप्लीट रेंज को लार्ज क्वांटिटी में अगर वो उस कंट्री में सप्लाई कर दे तो वो हायर प्राइस फिक्स कर सकता है। लेकिन इन्होंने बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, दैट्स वाई। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट फैक्टर्स की। गवर्नमेंट फैक्टर्स की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ मार्जिन, गवर्नमेंट जो है डिक्टेट करती है कि आप इतना ही मार्जिन जो है रखेंगे। प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो भी मार्कअप प्राइस रखा जाएगा वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड होगा। मार्केटर्स दस लॉस बाय एंड लार्ज द फ्रीडम इज प्राइसिंग। तो इससे क्या होगा कि प्राइजेस फिक्स करने की फ्रीडम प्रोड्यूसर्स के हाथ से चली जाएगी, है ना। तो रेगुलेशन मार्जिन का कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है तुम इतना ही प्रॉफिट जो है, इतना ही मार्जिन रखोगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद प्राइस फ्लोर्स एंड सीलिंग। तो व्हेन देयर आर सच रेगुलेशन द प्राइस शैल नॉट फॉल बिफोर द बिलो द फ्लोर प्राइस और शैल नॉट एक्सीड द प्राइस सीलिंग एज द केस में बी। तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन है तो प्राइस जो है वो फ्लोर प्राइस के बिलो भी नहीं होना चाहिए और प्राइस सीलिंग से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सब्सिडी अनेबल द सेलर टू रिड्यूस द प्राइस टू द एक्सटेंड। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो सेलर क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को रिड्यूस कर सकता है बिना किसी नुकसान के। उसके बाद टैक्स कंसेशन एंड एग्जेम्पशन की बात करें तो एक्सपोर्ट सेक्टर इंजॉय करता है टैक्स बेनिफिट्स को, विच हेल्प टू कोट अ लोअर प्राइस फॉर एक्सपोर्ट, जिससे कि क्या होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे कि बोला गया है अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एक्सपोर्टर इज एंटाइटल टू रिफंड ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ की एक जो अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है उसके अंतर्गत एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाएगा अगर उसने कोई भी ड्यूटी पे करी है। इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी हो सकता है रॉ मटेरियल्स पर, है ना, तो इसकी उसको रिफंड मिल जाएगा। तो ये टैक्स बेनिफिट हो गए। उसके बाद अदर इंसेंटिव की बात करें तो नंबर ऑफ अदर इंसेंटिव या असिस्टेंस लाइक चीप क्रेडिट मिल गया या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो रेगुलेटेड होती है एट रेगुलेटेड प्राइस, मार्केट असिस्टेंस एक्सेट्रा, ये सब क्या है एक्सपोर्ट प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट कंपटीशन की बात करें तो गवर्नमेंट भी जो है इवन कम्पीट डायरेक्टली इन द मार्केट टू कंट्रोल प्राइजेस। गवर्नमेंट भी जो है कम्पीट करती है डायरेक्टली ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी हो गई, ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और बोला गया है एन इम्पोर्ट ड्यूटी इन दी फॉरेन मार्केट में कंपेल द एक्सपोर्टर टू रिड्यूस दी प्राइस इफ़ दी फॉरेन मार्केट विल नॉट टेक अ हाई प्राइस, कि अगर फॉरेन मार्केट जो है हाई प्राइस नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो एक्सपोर्टर को अपने प्राइजेस को कम करना ही होगा मजबूर होकर। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे, प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे हम। तो बोला गया है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है मेथड जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस के लिए, कि क्या उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस रहेगा। एंड ऑलमोस्ट सभी कंपनीज चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, वो अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है या एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, प्रोडक्शन, लेबर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और कुछ और परसेंटेज ऐड करके जो है डिसाइड करती हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में अ फर्म में हैव टू फॉलो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, फर्म को फॉलो करनी ही होंगी कुछ अलग अलग जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं,
तो उन पे हम आ जाते हैं क्या क्या हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो सबसे पहले पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लो प्राइस चार्ज करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। यही हमारी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी होती है ताकि हम लार्ज अपना मार्केट बेस जो है वो वाइडन कर पाएँ। तो यही लिखा है यहाँ पे कि पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में एक्सपोर्टर ऑफर अ वेरी लो प्राइस, बहुत कम प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है ताकि उसकी सेल बढ़े और उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए, मार्केट में उसकी एक पहचान हो जाए। मार्केट को कैप्चर करना इस स्ट्रैटेजी का एम होता है। दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स फॉर इस्टेब्लिशिंग वन प्रोडक्ट इन द मार्केट स्पेशली इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड बिफोर इट्स वाइड एक्सेप्टेंस। तो बोला भी गया है कि ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है किसी भी मार्केट में जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करें उसको इस्टेब्लिश करने में, और अगर क्वालिटी जो है प्रूव्ड हो गई है, अच्छी क्वालिटी है, तो ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। इसके बाद बोला गया है दिस स्ट्रैटेजी डिलीवर रिजल्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अब इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट से क्या बोला गया है, डिलीवर रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स डिलीवर करती है। और देखो, व्हेन द साइज ऑफ द मार्केट इज लार्ज एंड इट इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, आप पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कब फॉलो करेंगे, जब मार्केट बहुत लार्ज है, मार्केट बहुत ग्रोइंग है कि आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा ही करेगा। लाइक इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है तो वो ये स्ट्रैटेजी अपना सकती है। और नंबर 2, व्हेन कस्टमर्स लॉयल्टी इज नॉट हाई, कस्टमर हैव बीन बाइंग द एग्जिस्टिंग ब्रांड मोर बिकॉज ऑफ हैबिट रेदर देन एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉर इट। तो बोला गया है कि जब कस्टमर की लॉयल्टी कुछ ज़्यादा हाई नहीं होती, कस्टमर कोई एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो कस्टमर हैव बीन बाइंग द एग्जिस्ट ज़रूर, हाँ कस्टमर जो है, जो भी पुराने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद रहे हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स को हैबिट हो चुकी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को ही खरीदें, प्रोडक्ट होता है। लाइक अगर साबुन है, सोप है, सोप अगर एक प्रोडक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जो है स्पेशल किसी एक ब्रांड को ख़रीदे। तो इसीलिए पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपकी सोप प्रोडक्ट्स हैं तो आप बेच सकते हो, बिक जाएगा। और नंबर 3, व्हेन द मार्केट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव कंपटीशन, तो ऑब्वियसली जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप अपना प्रोडक्ट लो प्राइस पे बेचोगे तो आपका फटाफट बिकेगा। उसके बाद व्हेन द फर्म यूजेस इट्स एज एन एंट्री स्ट्रैटेजी, तो अब मार्केट में एक फर्म को एंट्री करनी है, न्यू मार्केट में एंट्री करनी है, तो वो अपने एंट्री करने के टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को अगर लो रखेगी तो उसकी एंट्री इजीली हो जाएगी मार्केट में। वेयर प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज़ वीक, जहाँ पे प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन काफ़ी वीक होता है, तो यहाँ पे भी जो है पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। बात करेंगे सेकंड स्ट्रैटेजी जो कि है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब इनिशियली आपको हाई चार्जेस जो है फर्म चार्ज करती है प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये जस्ट अपोजिट है पेनिट्रेशन के, स्किमिंग। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है नई मार्केट में तो आप हाई चार्ज करते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो। इसको बोलते हैं स्किन द क्रीम्स ऑफ डिमांड, है ना। अभी कॉम्पेटिटर नहीं आए हैं मार्केट में, इंट्रोडक्शन स्टेज है, कॉम्पेटिटर्स को आने में टाइम लगेगा, इससे पहले ज़्यादा चार्ज कर लो प्राइजेस और अपना फ़ायदा उठा लो। तो दिस पॉलिसी इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज़ नो कंपटीशन इन द मार्केट, सच प्राइजेस कंटिन्यू टू बी हाई टिल द कंपेटिटर बिगिन टू एंटर। तो वही बोला गया, जब तक कंपेटिटर नहीं आते आप अपना प्राइस हाई रखो तब तक। एज सून एज कंपेटिटर एंटर द मार्केट द एक्सपोर्टर रिड्यूस द प्राइस। जैसे जैसे कंपेटिटर आते जाएंगे मार्केट में, एक्सपोर्टर को अपना प्राइस रिड्यूस करना ही पड़ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी डिलीवर करती है रिजल्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इस स्ट्रैटेजी से आपको तभी रिजल्ट मिलेंगे जब कुछ सिचुएशंस आप होंगी। लाइक कौन सी सिचुएशन, व्हेन द टारगेट मार्केट एसोसिएट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका जो टारगेट मार्केट है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और साथ में उसके प्राइस पे भी।
और वो हाई प्राइस तभी आपको देंगे जब आप उनको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। नंबर 2, व्हेन द कस्टमर इज अवेयर, कस्टमर अवेयर है, उसकी इच्छा है उस प्रोडक्ट को बाय करने में, तो वो हायर प्राइस उस पे जो है पे करने के लिए तैयार रहेगा। नंबर 3, व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज एनहेंसिंग द कस्टमर स्टेटस, प्रोडक्ट ऐसा है जिससे कस्टमर का स्टेटस बढ़ता है, लाइक ऐसे बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे कस्टमर का स्टेटस बढ़ता है, तो कस्टमर उसके लिए हाई चार्ज हाई प्राइजेस जो है पे करता है। उसके बाद व्हेन कंपटीशन इज नॉन एग्जिस्टेंट, जब कंपटीशन नहीं है उस प्रोडक्ट का और कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कंपटीशन का, तब ये वाली एंट्री आप फॉलो कर सकते हो, मतलब स्कीमिंग वाली प्राइस स्ट्रेटजी। उसके बाद व्हेन द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एंड इज परसीव्ड एज अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कैसा है, हाई टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें भी आप स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो बोला गया है जब स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाता है तो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या अचीव करना होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि फर्म ने जितना पैसा लगाया फर्म वो वसूल कर लेगी, उसके बाद अपना प्रॉफिट कमाएगी। इसके बाद फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक आती है, ये तो हमने पढ़ी, पेनेट्रेशन और स्कीमिंग। नंबर 3 हमारी जो स्ट्रैटेजी आती है प्राइसिंग की वो आती है फॉलो द लीडर। फॉलो नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, और जो भी लीडिंग कंपनी है, जो कंपनी इस टाइम लीड कर रही है, उसका जो भी प्राइस है प्रोडक्ट का वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको लीडर को फॉलो करना होता है, अपने प्रोडक्ट का कंपेयर करना होता है उस लीडर के प्रोडक्ट से के प्राइस से। तो यही सब है, आप इसमें लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन्स स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो वेरिएशंस इन ट्रेड मार्जिन्स में बी अडॉप्टेड बाय द एक्सपोर्टर एज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन द फॉरेन मार्केट। तो अब देखो, ट्रेड मार्जिन्स की बात की जा रही है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कोई कंपनी कुछ मार्जिन चार्ज कर रही है अपने उसी प्रोडक्ट के लिए और कोई कंपनी कुछ, तो वेरिएशंस हैं मार्जिन्स में। तो इससे क्या होगा, इट अलाउज वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो हर कंपनी जो है डिस्काउंट देने की कोशिश करेगी। क्वांटिटी डिस्काउंट एनकरेज प्रोक्यूरिंग ह्यूज ऑर्डर, जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट दोगे कि हाँ भाई आप इतनी यूनिट्स खरीदो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी खरीदोगे उस प्रोडक्ट की आपका डिस्काउंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस डिस्काउंट के चक्कर में कस्टमर बड़े ऑर्डर्स करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स करता है, तो इट मे बी बेस्ड ऑन द रुपी वैल्यू और द क्वांटिटी परचेज और द साइज़ ऑफ द पैकेज परचेज। तो इस बेसिस पे हो सकती है कि रुपये की वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी परचेज की है, पैकेजेस का क्या साइज़ है ना। तो स्पेशल डिस्काउंट भी अलाउ किए जा सकते हैं जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और ये जो है सभी परचेजेस पे दिए जाएंगे। सीजनल डिस्काउंट्स का एम होता है शिफ्टिंग द स्टोरिंग फंक्शन इन द चैनल, और सीजनल डिस्काउंट भी दिए जाते हैं ना। अप्रोच क्या रहती है, बाय सूनर और मोर, कि जितना जल्दी आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना। तो कैश डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। प्रॉम्प्ट पेमेंट्स इन द सेंस कि जब आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इट इंश्योर क्विक पे बैक, जिससे पेमेंट फटाफट आ जाती है कंपनी के पास। एंड ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो भी लिस्ट प्राइस है उसमें रिडक्शन कर देना, है ना। ये सारे टाइप के आपको डिस्काउंट वहाँ पे लिख के आने पड़ेंगे। अभी हमने कौन कौन से डिस्काउंट पढ़ लिए, क्वांटिटी डिस्काउंट पढ़ा। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी परचेज करोगे उतनी ज़्यादा जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट आप जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो तब दे सकते हो। सीजनल डिस्काउंट इन द सेंस कि सीजनल, है ना, भाई विंटर आया या समर आया तो इस टाइप के। शिफ्टिंग द स्टोरिंग फंक्शन इन द चैनल, तो ये आप बोल सकते हो। इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो कि जितना ज़्यादा आप जल्दी खरीदोगे उतने ज़्यादा आपको मिलेगा। उसके बाद कैश डिस्काउंट में अगर कोई कैश पेमेंट करेगा तो आप उसको डिस्काउंट दोगे, इससे क्विक पे बैक होगा। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, लिस्ट प्राइस जो होगा उसमें आप रिडक्शन करेंगे, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है।
उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो इन सम केसेस एक्सपोर्टर कोट्स द स्टैंडर्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस दैट इज वन प्राइस फॉर ऑल। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, एक ही प्राइस रखता है, बट स्टिल देयर शुड बी सम मार्जिन फॉर नेगोशिएशन एज इन मैनी मार्केट्स। लेकिन फिर भी नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है कि उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज है उनमें नेगोशिएट करते हैं कस्टमर। स्पेशली ये होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे बार्गेनिंग बहुत कॉमन है, लोग नेगोशिएशन करते हैं और अपने प्राइस कम करवाते हैं सेलर से। और इस केसेस में क्या होता है, फिक्स प्राइसिंग में सर्व एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेगोशिएशन। तो अगर आप अपना प्राइस फिक्स रखोगे, लाइक आपने कोई चीज़ रखी 500 रुपये की, तो 500 रुपये तो आपका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है ही है, उससे थोड़ा सा नीचे नेगोशिएशन होगी। तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू कीप अ सर्टेन मार्जिन फॉर नेगोशिएशन, तो इसीलिए एक मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए। तो दिस स्ट्रैटेजी इज जनरली अडॉप्टेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट लाइक प्लांट एंड मशीनरी के केसेस में ये अडॉप्ट की जाती है स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्रॉब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो फिक्सिंग लो प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ द फर्म एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो फिक्स किया है, इससे क्या हो सकता है, ब्रांड की इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इट में रेज डाउट आ सकता है कस्टमर के माइंड में कि जरूर इसका प्राइस कम है, इसकी क्वालिटी ख़राब होएगी, है ना। और कंपैटिटर के प्राइजेस से अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करोगे तो इससे आपकी ब्रांड की जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है। और व्हेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर एंड कंपटीशन इज़ नॉट अवेलेबल, जब कंज्यूमर और कंपटीशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो सफिशिएंटली हायर प्राइस आप रख सकते हो। और नो बिजनेस इज रियली एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट फीडबैक इन्फॉर्मेशन, द प्राइजेस मे बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो इसी को ही हम प्रोप प्राइसिंग होते हैं, यानी कि बोलते हैं, मतलब फिक्स करना हाई प्राइजेस ओनली टू प्रोप द एक्सपोर्ट मार्केट्स। इसके बाद आता है हमारा चीपर प्राइस फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड हायर प्राइस फॉर स्पेयर पार्ट्स, कि ओरिजिनल इक्विपमेंट पर हम चीपर प्राइस सेट कर रहे हैं और स्पेयर पार्ट्स पर हम हाई प्राइस सेट कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में ये यूज़फुल हो सकता है कि लोअर प्राइस ओरिजिनल इक्विपमेंट के लिए रख सकते हैं और स्पेयर पार्ट्स के लिए हाई चार्ज प्राइजेस कर सकते हैं चार्ज। एंड दिस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी तभी यूज़फुल होगी व्हेन स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स कैन बी सप्लाइड ओनली बाय द सप्लायर, कि जब स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट जो है वो सप्लाई किए जाएं उसी सप्लायर के द्वारा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट को भी सप्लाई कर रहा है। तो दिस स्ट्रैटेजी कुड बी यूज फॉर ट्रैक्टर के लिए, टेलीफोन इक्विपमेंट के लिए, रेलवे इक्विपमेंट के लिए, इसके लिए हो सकती है। बाकी यहाँ पे हमें गिवन है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, या डिमांड का नेचर कैसा है, क्या डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, कुछ इस टाइप से हो सकता है। मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है, या मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये थे आज की हमारी टॉपिक प्राइसिंग डिसीजन। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।